वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर को देखेंगे और समझेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखिए, अभी तक हमने बहुत तरह के सर्किट ब्रेकर्स को देखा, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम, वायल, है ना। और सब में एक कॉमन चीज़ ये है जो कि हम लोग स्टार्टिंग से भी देख रहे हैं कि जब ब्रेकर के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क के प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो दो कारण है, जो कि हम आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि आर्क के प्रोड्यूस होने का दो कारण है। एक तो कारण ये है कि जब कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। उसके कारण जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाता है। इसको कहते हैं थर्मोआयोनिक एमिशंस। वो आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में कन्वर्ट होता है और कंटिन्यू रखता है आर्क को। और दूसरा कि जो सरफेस है फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट का, लार्ज हीट के कारण उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मीडियम के मॉलिक्यूल्स को हिट करके उनमें से और इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और आयंस जनरेट करते हैं और आर्क मेंटेन रहता है। यानी कि जो आर्क है वो मेनली आप कहें तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण करंट तो फ्लो होता ही है, तो उस आर्क का जो मेन कॉज है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मॉलिक्यूल्स के साथ कॉलिजन करके और इस तरह से आर्क को मेंटेन रखता है और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आयोनाइज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज भी होते हैं, तो आर्क कंटिन्यू रहता है। तो जो हमारी समस्या है कि इस आर्क को कैसे क्वेंच किया जाए, तो लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसे मीडियम में कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट कराएं जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मीडियम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की जिसकी एबिलिटी हो। अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हो, उस मीडियम में अगर दोनों कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करेंगे तो वो मीडियम उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके आर्क को क्वेंच कर देगा, क्योंकि मेन कारण तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और अगर इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब होते रहेंगे तो फिर आर्क बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की खोज होने लगी और उन सब में जो सबसे अच्छा, मतलब हमारा जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस मिला, मटेरियल मिला, वो था SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्यों ये सबसे सुटेबल है इसको हम लोग अभी देखेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनता कैसे है, तो स्टील के कंटेनर में फ्लोरीन गैस में सल्फर को जब बर्न करते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होता है दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और जिस तरह से हमारे घर में जो LPG आती है तो वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जब हम उसको एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से SF6 का भी है। ये भी जब सब स्टेशंस में इस गैस को जब भेजा जाता है तो सिलेंडर में ही डाल के भेजा जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में ही होता है, लेकिन जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग गैसेस फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि SF6 गैस की प्रॉपर्टी है या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, SF6 गैस की है जब वो गैस फॉर्म में है तब, कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बल्कि इस गैस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है ना। तो इसके कई सारी चीजें हैं जो कि इसके फेवर में जाती हैं एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम। एक तो ये है कि इसका बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। दूसरा ये कि
इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर ये गैस है, नॉर्मल प्रेशर पर है, तब तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो एयर से 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर इसको प्रेशराइज कर दें और 5 एटीएम का अगर प्रेशर इस पे अप्लाई करें, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो फिर इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वाइल के लगभग इक्वल हो जाती है, जो हमने देखा था 110 किलो वोल्ट। और अगर और प्रेशर बढ़ाएं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ना। दूसरा एक और कि एक पैसेंस नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, पैसेंस नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था कि किसी भी गैस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसको SF6 फॉलो करता है। प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रिंसिपल को हम लोग कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा और भी इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए मेनली तो इन दो से ही हमारा काम हो गया, क्या कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि आर्क तो आपका बहुत जल्दी क्वेंच हो जाएगा, बहुत फास्ट ऑपरेशन होगा। और दूसरा, जब आर्क खत्म हो जाता है तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आता है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से बचाने के लिए हमको दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में एक ऐसा मीडियम रखना है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा हो, कम से कम सप्लाई वोल्टेज के डबल से ज्यादा तो हो ही, क्योंकि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, डबल होती है। तो SF6 प्रेशराइज्ड SF6 का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से तो हमारे लिए ये सुटेबल हो गया। लेकिन इसके अलावा इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत अच्छा है, जैसे नॉन पॉइजनस, पॉइजनस नहीं है ना। नॉर्मल SF6 पॉइजनस नहीं है। हाँ, SF6 जो आर्क्ड SF6 होता है, मतलब जैसे कि जब SF6 जो है, SF6 जो आपका गैस है, ये जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो फिर ये SF6 माइनस बन जाएगा। या तो ये प्रोसेस होता है या एक और प्रोसेस ये भी हो सकता है, SF5 माइनस बन जाए प्लस F। तो ये दो प्रोसेस हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लेने से ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये SF6 नॉर्मल जो है ये तो नॉन पॉइजनस है ना। ये जो आर्क्ड SF6 है दिस इज पॉइजनस, लेकिन आर्क्ड SF6 को हम वातावरण में निकलने ही नहीं देते हैं, हम उसको वापस रिसाइकिल कर लेते हैं, वो देखेंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल है ये पॉइजनस नहीं है, अच्छा है। दूसरा, चौथा प्रॉपर्टी तो हो गया। चौथा प्रॉपर्टी मतलब पॉइजनस नॉन पॉइजनस कहिए या नॉन टॉक्सिक कहिए, बात तो सेम ही है। चौथा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इनर्ट टाइप का, मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं करता। ऐसा नहीं कि इसके साथ केमिकल रिएक्शन करके कुछ और ही तीसरा ही कुछ और बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, इनर्ट टाइप का गैस है। पांचवा, नॉन फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वाइल में हम देख रहे थे कि वो ज्वलनशील है, उसमें आग वगैरह लग सकती है। SF6 इज नॉन फ्लेमेबल, मतलब नहीं जलेगा, ज्वलनशील नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। बट ये सब जो मेन प्रॉपर्टीज है वो यही सब है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, वो हमने देखा भी था लास्ट में कि ग्राफ इसका किस तरह से वैक्यूम से ऊपर जा रहा था। और नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक, हेवी गैस होता है, और आप मतलब एयर से हेवी होता है, तो ये एक तरह से इसका डिमेरिट है, वो देखेंगे। और पॉइजनस नहीं, ये सब इसके मेरिट्स हैं जो कि इसको एक परफेक्ट सब्सटेंस बनाते हैं एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स हुए। अब देखिए इसका जो आर्क एक्सटिंक्शन का जो केस है वो क्या है, वो हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में SF6 जो गैस है वो सिलेंडर में आता है और फिर उसको हम लोग भेजते हैं ब्रेकर के चेंबर में, है ना। और उसमें किस तरह से इसकी वर्किंग है आइए उसको देखते हैं। ये देखिए पहले, ये है क्लोज्ड पोजीशन, ये आपका फिक्स्ड कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। ठीक है, अब इसको जरा समझना होगा। ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये मूवेबल सिलेंडर है, मतलब ये तो हो गया 2 रॉड, अब इसके ऊपर से एक सिलेंडर है। ठीक है, मतलब
कि ये दोनों तो फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट हो गए। अब इसके ऊपर से एक सिलेंडर है, मूविंग कांटेक्ट के ऊपर एक सिलेंडर है ना, और वो सिलेंडर मूविंग कांटेक्ट के साथ मूव होता है। मूविंग कांटेक्ट जब पुल होगा इस तरह, तो वो सिलेंडर भी घूमेगा। समझ में आ रही बात? एक मूविंग कांटेक्ट है, इसके चारों तरफ सिलेंडर है। जब मूविंग कांटेक्ट पुल होगा तो सिलेंडर भी पुल होगा, लेकिन मूविंग कांटेक्ट और सिलेंडर के बीच में, यहां पे देखिए, ये मूविंग सिलेंडर है, ये मूविंग कांटेक्ट है, ये सिलेंड्रिकल है चारों तरफ से। अब यहां पर एक ये लगा हुआ है, ठीक है, जिसके बीच में यहां पर ये नोजल है, जो कि ज्यादा प्रेशर होने पर वाल्व टाइप का है, खुलता है। ये गैस है, और यहां पर फिर एक फिक्स्ड पोजीशन, इसको कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह समझिए कि ये मूविंग कांटेक्ट है, चारों तरफ सिलेंडर है, अब बीच में यहां पर ये चीज यहां पर है, ऊपर भी और नीचे भी, और ये फिक्स्ड पोजीशन यहां पर है, ये नहीं मूव करेगा, दिस विल नॉट मूव, है ना, दिस विल नॉट मूव। लेकिन ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, और ये सिलेंडर भी मूव करेगा, लेकिन ये अपनी जगह फिक्स होगा। तो क्या होगा? ये अपनी जगह फिक्स है, गैस इन दोनों के बीच में है, ये फिक्स है, यहां पर ये मूविंग कांटेक्ट है, ऊपर से इसका मूविंग सिलेंडर है, ये जो पार्ट है वो यहां पर है, ये जो पार्ट है वो यहां पर है, तो यहां पे बीच में आपका गैस है ना। और जब ये मूव होगा मूविंग सिलेंडर इस तरह से, तो गैस का क्या होगा? ये तो फिक्स है, ये नहीं मूव करेगा, गैस विल गेट कॉम्प्रेस्ड, और उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, है ना। एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड पोजीशन पर जो आपका जो गैस है SF6, इसका प्रेशर लगभग 5 atm के बराबर रहता है। और जब ये मूविंग कांटेक्ट मूव होता है, मूविंग सिलेंडर मूव होता है, ये अपनी जगह फिक्स है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेटअप मूव हो रहा है, तो क्या होगा? ये गैस कॉम्प्रेस्ड होगा, गैस प्रेशराइज्ड होगा, और प्रेशराइज्ड होगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हम आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन बताने का प्रयास किए। ये फिक्स्ड कांटेक्ट, ये मूविंग कांटेक्ट, और ये जो आप देख रहे हैं हॉकी के जैसा, है ना, ये एक्चुअली कह सकते हैं आप गैस का गाइडर है। गैस को ये गाइड करता है कि आप आर्क पे जाइए, है ना, क्योंकि आर्क पे जाकर के आपको इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना है, तो एक तरह से गाइडर है। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों एक तरह से वॉल्व हैं या नोजल कहिए, जिनसे कि गैस निकल के आर्क पे जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ नहीं, यहाँ सिंपल है, ये जो यहाँ पर गैस इधर से पाइप लगा होता है, जिसके थ्रू गैस इसमें ऑटोमेटिकली फिल होता है खुद ब खुद। जैसे ही इस इधर से गैस इधर जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जरा, जब कोई फॉल्ट होगा, जब आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो क्या होगा कि मूविंग कांटेक्ट इधर पुल होगा मूविंग सिलेंडर के साथ, मूविंग सिलेंडर के भी साथ, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी मूव होगा, ये सब मूव होगा। बस आपका क्या है, ये फिक्स रहेगा, तो गैस प्रेशराइज हो जाएगा। जब ये गैस प्रेशराइज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो ये वाल्व ओपन होगा, नोजल। जैसे ही गैस कंप्रेस होगा, गैस के प्रेशर से ये नोजल या वाल्व जो भी कहे, ये ओपन होगा, और यहां से गैस निकल के इधर आएगा। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है गाइडर जो है गैस का, वो इसको आर्क की तरफ मोड़ेगा कि आपको इधर उधर नहीं उड़ना है, आर्क पे जाओ, है ना। प्रेशर हुआ, ये इसे इधर मूव किया, फिक्स्ड पोजीशन वहीं पर है, गैस कंप्रेस हुआ, नोजल से निकल के यहां आया, ये जो गाइडर है ये इसको आर्क की तरफ गाइड करेगा। यहां पे जब गैसेस आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस आर्क के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो SF6 गैस की बहुत अच्छी है, वो है हीट एब्जॉर्प्शन की क्षमता। हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से करता है। तो ये जब यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर इधर निकल जाएगा। इधर से क्या है, ओपन एयर में नहीं निकलता है ये, जो भी गैस इधर से निकला उसको फिर एक पाइप से कलेक्ट करके भेजते हैं एक फिल्टर में, है ना। जो भी गैस यहां से निकलेगा वो जाएगा एक फिल्टर में, ठीक है। फिल्टर में क्या होगा
कि इसके अंदर में जो भी इम्प्योरिटी आ गई, जो भी इसका आयंस मतलब SF6 माइनस बन गया, वो सब इसकी प्यूरिफिकेशन होगी, है ना, प्योर SF6 में कन्वर्ट करके और वापस फिर कंप्रेसर से फिर हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही दोबारा हम क्लोज करेंगे ये इधर आएगा, यहाँ जो खाली जगह बनेगा उसको फिर से SF6 से भर जाएगा वो 5 ATM पर, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटी वर्किंग है। ये पुल होता है, नोजल से गैस आता है, यहाँ पर आकर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, आर्क को बहुत जल्दी क्वेंच करता है, अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम विच इज टेकन बाय VCB। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जितना टाइम लेता है लगभग उतने ही टाइम में ये इसको भी अपना एब्जॉर्ब कर लेता है, आर्क क्वेंच हो जाता है। आर्क जैसे ही क्वेंच होगा तो यहाँ पर बीच में कौन सा गैस SF6 है और प्रेशराइज्ड वाला है ना, जो यहाँ से आया वो है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बन जाता है इतना अच्छा कि री स्ट्राइक नहीं हो पाता है, ठीक है। और फिर आगे का बात आपको पता है, ये गैस यहाँ आएगा, फिल्टर होगा, कंप्रेसर होगा, वापस इसमें चला जाएगा। तो इस साइकिल में गैस का आपका लॉस नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा SF6 का जो प्रोसेस है इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि भाई ये काफी फास्ट है ऑपरेशन। दूसरा कि रीस्ट्राइकिंग का चांस बिल्कुल भी नहीं है, इसके हाई प्रेशर पे बहुत अच्छा इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाता है। उसके अलावा एक और भी है कि गैस का इसमें बहुत ज़्यादा खपत नहीं है। एक बार आपने भर दिया तो 4-5 साल तक तो दोबारा गैस को भरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो साइकिल है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, ज्वाइंट से या कहीं कहीं से लीकेज हो सकता है थोड़ा बहुत गैस का, तो उसके कारण कमी हो सकती है, लेकिन जनरली 4-5 साल तक एक बार आप फिल कर दिए तो चलता है। करीब करीब 30 किलो लगभग भराता है 220 किलो वोल्ट के लिए, तो उसके बाद वो 4-5 साल तक चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कोई इसमें हैजार्ड नहीं है ना, फायर हैजार्ड, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपका क्या है, नॉन फ्लेमेबल है, तो फायर हैजार्ड नहीं है। तो ये सब इसके बहुत कुछ अच्छे एडवांटेजेस हैं। इनके अलावा इस SF6 के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका SF6 है 132 किलो वोल्ट एंड अबव के लिए तो बेस्ट है, और इसी को हम लोग यूज भी करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी अब नहीं यूज हो रहा है। 132 किलो वोल्ट एंड अबव के लिए SF6 ही आपका मेनली यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स पर। मेनली आपके SF6 के 3 डिमेरिट्स हैं या 3 डिसएडवांटेजेस हैं। हालांकि इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी हम लोग इसको यूज करते हैं ड्यू टू इट्स न्यूमेरस एडवांटेजेस। करंट चॉपिंग वगैरह का प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है, कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि ये जो गैस है ना यहाँ पे रखा हुआ, ये गैस कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो सकता है। मतलब अगर टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ठंडा वगैरह के समय में हो जाता है या हिली प्लेसेस में जनरली भी, तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि कितने टेम्परेचर पर लिक्विफाई होगा ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ना। तो जैसे कि कुछ डाटाज हैं, जैसे कि अगर जैसे ये प्रेशर लगभग 5 ATM रहता है, तो अगर 5 ATM प्रेशर पर अगर गैस है तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, और लिक्विफाई हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर्टीज हमको नहीं मिलेगी जिसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर 10 ATM प्रेशर पर है तो 15 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा हम इसको प्रेशर पे रखेंगे उतने ज्यादा टेम्परेचर पर, प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उतने पर ये लिक्विफाई होगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये पता है कि इतने टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई होगा तो आपको किसी भी हाल में टेम्परेचर को उससे कम नहीं होने देना है। जैसे हमको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तापमान तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, तो हम उसकी व्यवस्था रखेंगे। कैसे रखते हैं? हीटर लगाते हैं, है ना। हीटर में तो कॉइल लगाते हैं, इंडक्टिव कॉइल, जो कि हीट प्रोड्यूस करे और इस गैस के टेम्परेचर को रिक्वायर्ड पे मेंटेन करें। उसके साथ साथ थर्मोस्टेट लगाते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट ऐसा है कि जो आपने उसमें टेम्परेचर सेट किया उससे जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने वाला होगा
तो वो खुद ब खुद हीटर को ऑन करके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा, है ना, टेम्परेचर को कभी नीचे नहीं आने देगा। तो थर्मोस्टेट कंट्रोल्ड हीटर्स यूज करते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को कभी भी उस लेवल से नीचे न जाने दें जिससे कि ये लिक्विफाई हो जाए। बात समझ में आ गई? तो एक तो डिमेरिट इसका ये है जिसको हम लोग हीटर के मदद से सॉल्व करते हैं। दूसरा एक और जो डिमेरिट है इस ब्रेकर का वो ये है कि जो SF6 गैस है, जब कॉन्टेक्ट सेपरेट होते हैं, ये प्रेशर गैस यहां से इसमें इन करता है और ये लार्ज हीट यहां पे जनरेटेड है, तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1000 डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट हो गया तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका SF6 गैस है वो डिकम्पोज होने लगता है, मतलब सारा नहीं बट इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, और डिकम्पोज होके इसके बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं SF4, SF2, SF ये सब बनता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब SF6 जो आया उसमें से अधिकतर अगर डिकम्पोज ही हो गया तो फिर हमारा काम कैसे होगा। SF6 हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉट इट्स बाय प्रोडक्ट्स, है ना। तो हमको तो SF6 को यहां भेजना है, तो जब SF6 यहां आया, यहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, वो डिकम्पोज होने लगा, तो हमारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। उसके लिए क्या उपाय है कि इस आर्किंग चैम्बर में हम लोग यूज करते हैं दो प्रोडक्ट। जैसे पहला वाले का तो आप समझ गए कैसे थर्मोस्टेट कंट्रोल हीटर लगाएंगे। जो दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप समझ रहे हैं, जब SF6 गैस यहां आएगा तो अगर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वो डिकम्पोज होने लगेगा इनमें, SF4, SF2, SF इसमें, और ये फिर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि SF6 में होती है, तो फिर हमारा प्रोसेस आर्क क्वेंचिंग का स्लो हो जाएगा। उसके लिए एक तो ये SF6 खुद भी, इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आर्क अगर खत्म हो गया तो ये खुद रिकम्बाइन होता है काफी जल्दी। आर्क खत्म होने के 1 माइक्रोसेकंड के अंदर में फिर से ये इन सब को कंबाइन करके SF6 बन जाएगा। बट हमको तो आर्क क्वेंच करवाना है SF6 से, है ना। तो अगर SF6 यहाँ पे नहीं आया, उसके जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आए, तो हमारा आर्क क्वेंच कैसे होगा। तो इसके लिए एक काम किया जाता है कि यहाँ पे इस मीडियम में दो चीज और यूज करते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम आपको अगर ध्यान में हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम प्लस एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्टिवेटेड एल्यूमिना, इसके कॉम्बिनेशन को भी इसमें यूज करते हैं, और इसका काम क्या है देखिए, इससे सिर्फ यही घाटा नहीं है, डिकम्पोज होने से सिर्फ यही नहीं है कि आर्क क्वेंचिंग का स्पीड स्लो हो सकता है। दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके यहां पे ब्रेकर के चेंबर के अंदर में अगर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर, तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये आपके ब्रेकर के जो मेटल पार्ट्स हैं, जैसे ये सरफेस हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इन सरफेसेस को डैमेज करने लगेंगे। समझ रहे बात? मतलब जैसे ही ये ट्रिप, ये हुआ, ट्रिप हुआ, SF6 गैस यहाँ है, वो डिकम्पोज हुआ, इन बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ। अब अगर आपके इस सरफेस में अगर यहाँ पर कहीं कहीं अगर मॉइस्चर है जमा, तो ये वहां पे जाकर के इन मेटल पार्ट्स को खराब कर सकते हैं, कोरोजन और तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। छोटी बात नहीं है, क्योंकि दिन भर में कई ऑपरेशंस होंगे तो कई बार वो कोरोजन का क्रिएट करेगा, तो बहुत जल्दी आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो दो डिमेरिट है इसके डिकम्पोजिशन से, एक तो आर्क क्वेंचिंग का प्रोसेस और दूसरा कि आपका मटेरियल का खराब होना। तो इनको दूर करने के लिए हम लोग, अगर हम लोग इसको यूज करें, सोडा लाइम प्लस एक्टिवेटेड एल्यूमिना, तो ये क्या करता है, ये जैसे डिकम्पोज ये होंगे, इनको फिर से रिकम्बाइन करवा के SF6 बना देगा। जैसे ही कोई डिकम्पोज प्रोडक्ट आएगा, उनको कंबाइन करा के SF6 बना देगा, जो कि हमको चाहिए। समझ में बात? तो ये डिकम्पोज जो भी हुआ इस मीडियम में अगर होगा, तो ये फिर से रिकम्बाइन होगा कि SF6 बन जाएगा। तो वो तो हो गया। अब जहां तक मॉइस्चर की बात है, तो जो पहले मेथड में हम लोग
थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड हीटर लगा रहे हैं वो गैस को तो लिक्विफाई नहीं ही होने देगा, और दूसरा उसका बेनिफिट ये भी है कि मॉइस्चर भी नहीं बनने देगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो दूसरा जो डिमेरिट है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनेंगे बट इस मीडियम में बनेंगे तो फिर तुरंत रिकम्बाइन होंगे और हमारे प्रोसेस को हेल्प करेंगे, और मॉइस्चर तो हम थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल हीटर से खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स में पूछते हैं, इस टॉपिक में स्टार्टिंग का ही बात अभी ध्यान में आया कि सर SF6 गैस जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो बन जाएगा SF6-, वो भी आयन है, तो वो क्यों नहीं आर्क को मेंटेन कर सकता है? समझ में बात? SF6 गैस जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो SF6- आयन बनेगा, तो वो क्यों नहीं आर्क का मीडियम बन सकता है? देखिए, आर्क का मीडियम बनना मतलब करंट फ्लो कराना, मतलब उसका मूव करना। करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयन अगर मूव करेगा तभी वो आर्क मेंटेन कर सकता है। तो SF6- जो है ना, बहुत हेवी गैस है या आयन, बहुत हेवी आयन है, तो वो मूव होता नहीं है ना, और ना तो फिर से वो मतलब आयोनाइज होकर के मूवमेंट में हिस्सा लेता है, तो वो मूवमेंट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन लिया वहीं का वहीं, इसलिए आर्क को वो मेंटेन नहीं कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन ही कूद कूद के सबको आयोनाइज करता है, तो उसको तो एब्जॉर्ब ही कर लिया, तो फिर आर्क आपका क्वेंच हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा जो डिमेरिट था उसको हमने दूर कर लिया, सोडा लाइम प्लस एक्टिवेटेड एल्यूमिना से, एंड प्लस जो आपका थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल हीटर है उससे। तीसरा एक और डिमेरिट है सीलिंग प्रॉब्लम, जिसको हम आपको बताए हैं कि ये जो कंप्लीट जो मूविंग सिलेंडर है, कंप्लीट जो इनक्लोजर है, वो टाइटली सील्ड होना चाहिए। टाइटली सील्ड क्यों होना चाहिए? ताकि SF6 गैस इसमें से बाहर न निकले, क्योंकि निकलेगा तो अपना ही नुकसान है, क्योंकि कई जगह जॉइंट्स होते हैं तो वहां से गैस ही तो है, लीक कर जाता है। तो चूंकि अगर लीक होगा तो फिर क्या है, आपको बार बार भरना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, शट डाउन लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जॉइंट्स परफेक्ट होने चाहिए, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉस्ट का इशू है, एक बात। दूसरी बात यह है कि SF6 गैस अगर लीक होता है ना, मतलब फिल्टर में जाने से पहले ये अगर इधर उधर कहीं से अगर लीक हो गया तो वो तो आर्क्ड SF6 है, वो SF6- टाइप का है ना। होता क्या है कि जब ये बाहर निकलता है तो SF6 गैस पॉइजनस नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा आर्क्ड SF6 इज पॉइजनस, वो पॉइजनस होता है, एक बात। दूसरी बात, हेवी होता है, एयर के कंपैरिजन में हेवी होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये बाहर निकलता है तो एयर से भारी है तो नीचे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? नीचे, जहां पर ब्रेकर है उसके बगल के सीट्स पे आ जाएगा, आप जहां छूते होते हैं वहां आ जाएगा। उससे क्या होगा कि चूंकि वो पॉइजनस है तो वहां पर काम करने वाले लोगों को सफोकेशन होने लगेगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, तो ये तो अपना इशू है, अपने जान के ऊपर आ रहा है कि भाई वहां पे जाने से सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि लीकेज है, लीकेज हुआ है, गैस बैठ गया है, क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी उसकी, वो अलग बात है, बट इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए परफेक्टली सील्ड जॉइंट्स होने चाहिए। तो ये मेनली ये तीन प्रॉब्लम है, एक तो लिक्विफिकेशन का, दूसरा ये बाय प्रोडक्ट्स का, तीसरा सीलिंग प्रॉब्लम। उसके अलावा तीनों का उपाय है ना, तो तीनों के उपाय को अगर हम कर ले अच्छे से तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकर्स अभी तक का जो भी है। तो ये बड़ा अच्छा है और इसको लोग यूज करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट ब्रेकर, अभी तक ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो डिमेरिट्स हैं इनको भी अगर कोई दूर कर दे तो इससे भी अच्छा ब्रेकर आ सकता है। अभी तो नहीं है बट आ सकता है। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल जो ब्रेकर्स पढ़ने हैं, अभी फिलहाल इंडस्ट्री में वैक्यूम एंड SF6 आर एक छात्रराज है इनका, 33 तक वैक्यूम का और उसके ऊपर SF6 का। कहीं कहीं जहां पुराना है और लोगों ने नहीं बदला है वहां आपको MOC भी मिल जाएगा, नहीं तो वैक्यूम एंड SF6। फ्यूचर में कोई बेटर आया तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ब्रेकर वाला सेक्शन खत्म हो गया। इस यूनिट में बच गया आपका HRC, फ्यूज, आइसोलेटर, MCB और MCCB। तो उन सबको धीरे धीरे करके मतलब खत्म ही हो जाएगा, उससे हम लोग सेकेंड यूनिट खत्म कर देंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।